हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज हम लोग पढ़ेंगे पीटी 365 और ये इंटरनेशनल रिलेशन की है। काफ़ी स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं कि ये हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो मैं कहूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स आपकी आती है इंटरनेशनल रिलेशन में। आप ये मत देखो कि आपके सिलेबस में इंटरनेशनल रिलेशन नहीं है तो आपके प्रीलिम्स में नहीं आएगी, सिर्फ मेंस में ही आएगी। करंट अफेयर्स की पोर्शन इससे बहुत ज़्यादा कंप्लीट होती है। मैं एक एग्जाम्पल देखती हूँ कि आप अगर कोई भी क्वेश्चन बनाते हो, उसमें अगर 5 ऑप्शंस दिए होते हैं तो समटाइम्स ऐसा होगा ना कि आप इनमें से एक या दो ऑप्शंस को आप इंटरनेशनल रिलेशन के कंसेप्ट से निकाल कर ले जाओगे, करेक्ट कर लोगे। तो सारी टॉपिक्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको प्रीलिम्स निकालनी है तो आपको हर एक टॉपिक में कमांड होना चाहिए, चाहे वो आपकी पॉलिटी हो या चाहे वो साइंस एंड टेक हो, इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमिक हो या आईआर हो या आपकी हिस्ट्री वगैरह जो भी है। सब में आपको इक्वली वेटेज देना होगा, तभी आपका कुछ ना कुछ निकलेगा। क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं ना, वो ऑप्शंस आपका सिर्फ इकोनॉमी का अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कभी कभी आप उसको पॉलिटी के भी पर्सपेक्टिव से उस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, क्योंकि पूरा इंटरलिंक्ड रहता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे यही पूछ रहे हैं, बहुत बच्चे देख भी नहीं रहे जस्ट बिकॉज क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन उनको नहीं लगता कि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में करंट अफेयर्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड आपकी आईआर टॉपिक भी है। तो और मैं इजी टर्म्स में आपको बताऊँ तो आईआर में आपकी जो भी क्वेश्चंस आती है ना, वो बहुत डायरेक्ट भी आती है कभी कभी। तो आप अगर आईआर को अच्छे से एक दो बार भी पढ़ लोगे ना, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को भी आसानी से करके निकल जाओगे। ओके, कई बार आप देखोगे कि ऑपरेशंस भी पूछ लिया जाता है। ऑपरेशन मदद क्या है, ऑपरेशन निस्तार क्या है, इस तरीके का भी क्वेश्चंस आती है। तो वो सब आपके आईआर में भी कंप्लीट हो जाती है। इकॉनमी में तो होती ही है, लेकिन कुछ टॉपिक आपके आईआर में भी आ जाती है। तो इसलिए अगर आप अच्छे से पढ़ जाओगे ना, तो बहुत क्वेश्चन आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की लेसन। और सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अनअकैडमी में आपकी इकॉनमी की चल रही है लेसन, तो उसकी भी मिल जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी यहाँ पे लेसन जो चल रही थी वो यूएसए पे चल रही थी, और हम लोग लास्ट लेसन देखे थे यूएसए इंडिया की 2+2 डायलॉग जो हुई थी। ओके, तो कॉमकासा यहाँ पे साइन हुआ था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, मैं इसको डिस्कस की थी। आज एक और टॉपिक इसके अंदर बची हुई है, उसको देख लेते हैं पहले। ये है इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन। तो ये न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि यूएस ने अभी डिसाइड किया था कि वो यहाँ से विड्रॉ हो जाएंगे। किससे? जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से, यानी जीएसपी से वो यहाँ से निकल जाएंगे, जिसमें कि 94 प्रोडक्ट्स को यहाँ पे ऑल ओवर कंट्री में यहाँ पे बेनिफिट होगी। तो ये पहले समझते हैं कि जीएसपी आखिर है क्या। ये एक नॉन रेसिप्रोकल प्रेफरेंशियल टैरिफ सिस्टम है, और ये प्रोवाइड किया जाता है एग्जेम्पशंस के लिए। यानी मोस्ट फेवर्ड नेशंस जो प्रिंसिपल है ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, डब्ल्यूटीओ की, जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस है, तो उसमें जो है टैरिफ फ्री होती है। तो टैरिफ फ्री जो होती है ना, वो आपका क्या होता है कि एग्जेम्पशंस है इससे। तो यही है आपका जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, यानी कोई प्रोडक्ट का प्रेफरेंस दिया जाता है और उसमें टैरिफ भी लगाई जाती है, लेकिन इस जो डब्ल्यूटीओ के मोस्ट फेवर्ड नेशंस है उसके थ्रू क्या होता है कि एग्जेम्पशंस दिया जाता है, लेकिन जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस में टैरिफ भी लगाई जाती है। इसमें क्या है कि एमएफएन टैरिफ जो है उसको रिड्यूस किया जाता है, यानी जो आपका मोस्ट फेवर्ड नेशंस के ऊपर टैरिफ लगाई जाती है, हालांकि वो फ्री होता है, लेकिन किसी किसी प्रोडक्ट में आपकी लगती है तो उसको रिड्यूस किया जाता है। और ड्यूटी फ्री एंट्री भी दी जाती है कुछ कुछ एलिजिबल प्रोडक्ट का, जो कि आपका बेनिफिशियरी कंट्री से एक्सपोर्ट होता है। ओके, जो डेवलप कंट्रीज़ होती है, और उस मार्केट में जहाँ पे डोनर कंट्री, यानी जहाँ से एक्सपोर्ट होता है, जहाँ से निकलता है और दूसरे कंट्री में जहाँ पे जाती है, तो वहाँ पे ड्यूटी फ्री भी करना होता है, और मोस्ट फेवर्ड नेशंस में टैरिफ को भी रिड्यूस करना पड़ता है। ये आपका जनरल ये जीएसपी की आपका प्रिंसिपल है। ओके, तो यहाँ से जो है अब यूएस जो है बाहर निकल गया है। ये आपका कब अडॉप्ट किया गया था? अंकटाड कॉन्फ्रेंस में आपका अडॉप्ट किया गया था, जो कि 1968 में चला था। बाद में इसको जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ, जो कि आज के डेट में हमारे डब्ल्यूटीओ हो गया, तो इसमें इनैक्ट किया गया है 1971 में। ये जीएसपी की जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये है कि जितनी भी डेवलपमेंट सपोर्ट है वो पुअर कंट्रीज़ को देना है। यानी डब्ल्यूटीओ का क्या फंडा है कि जितनी भी आपकी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो सब कोई ट्रेड आपका जो है रिलायबल रखेगी, ट्रेड जो है वो आपका फीस ईज़ रखेगी आपके जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है। ओके, तो यही आपका जीएसपी का भी ऑब्जेक्टिव है कि जितनी भी पुअर कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प करना है, और जितनी भी कैपेसिटी डेवलपमेंट और ट्रेड है उसको यहाँ पे प्रमोट करना है। 11 डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जिसमें कि आपके यूएस है, ईयू है, यूरोपियन यूनियन है, यूके है, जापान है। ये सब जो है जीएसपी को एक्सटेंड करते हैं और इंपोर्ट करते हैं डेवलपिंग कंट्री से। कुछ और रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं, जैसे कि आपकी स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट हो गई। तो इंडिया ने वेलकम किया है अनाउंसमेंट करके, वो भी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के साथ, जो कि 3 पाकिस्तान बेस्ड जो लश्कर तैयबा है, एलईटी टेररिस्ट है और टेरर फाइनेंसिंग है, उसको इंडिया ने यहाँ पे स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट के अंडर में रखा है। ये एसडीजीटी जो है एक डेजिग्नेशंस आपकी ऑथराइज्ड है, जो कि यूएस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 1300
13,224 के अंडर में यहाँ पे रखा गया है। उसके बाद और कुछ देखिएगा कि डेजिग्नेशंस जो आपकी टेररिस्ट इंडिविजुअल की है, ग्रुप की है, वो एक्सपोज किया जाता है, और जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस जो बाहर रहते हैं, इंडिविजुअल जो अलग है, उन सबको ये सारी एक्सेस, यानी जो यूएस की जो फाइनेंशियल सिस्टम है ना, उनके तरफ से ये एक्सेस नहीं दी जाती है। और यहाँ पे आपका कुछ और रिलेटिव इन्फॉर्मेशन आप देखोगे तो UNSCR जो 1267 है, ये है क्या कि प्रपोजल है यहाँ पे कि जितने भी अजहर है ना, या जो अजहर है उनको डेजिग्नेट किया जाएगा, और 1267 अलकायदा सेक्शंस कमेटी के थ्रू यहाँ पे ब्लॉक किया जाएगा, चाइना की है, और इसको 4 टाइम यहाँ पे ब्लॉक किया गया है। UNSC जो डेजिग्नेशन है वो यहाँ पे टेररिस्ट को सब्जेक्ट करता है, जिसमें कि जितनी भी एसेट है उसको फ्रीज कर लिया जाता है, ट्रैवल बैन कर दी जाती है, आर्म्स को भी यहाँ पे जब्त कर लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ UNSCR के तहत होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ये सेक्शंस कंप्लीट कर चुके हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और जितनी भी इंस्टीट्यूशन है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है इसमें है UN ग्लोबल काउंटर टेररिस्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्पैक्ट। तो रिसेंटली UN ने यूनाइटेड नेशन ने यहाँ पे लॉन्च किया है एक न्यू फ्रेमवर्क, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिस्ट कोऑर्डिनेशन कॉम्पैक्ट। तो इसके बारे में समझते हैं आखिर ये कॉम्पैक्ट कहती क्या है। तो ये एक तरीके का एग्रीमेंट है जो आपको यूनाइटेड नेशंस चीफ और 36 जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटिटीज़ हैं उनके बीच में, साथ ही इंटरपोल के बीच में, और यहाँ पे वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी है, इनके बीच में ये एग्रीमेंट की गई है, जिसके थ्रू वो जितने भी मेंबर स्टेट है ना, उनको यहाँ पे बेटर सर्व करेंगे जब यहाँ पे उनको किसी भी इंटरनेशनल टेररिज्म से टैकल करने की बात आएगी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इस कॉम्पैक्ट के अंदर कौन कौन है। तो यूनाइटेड नेशन चीफ है, 36 ऑर्गेनाइजेशनल इंटिटीज़ है, इंटरपोल है यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ में वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी है। यानी 4 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मिलकर इस कॉम्पैक्ट के अंदर जितनी भी इंटरनेशनल टेररिज्म हो रही है उनको टैकल किया जाएगा। अब देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी यूनाइटेड नेशन सिस्टम है उनको इंश्योर करना है, और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोवाइड करना है, जिसके थ्रू जितनी भी मेंबर स्टेट है उनको सपोर्ट मिल सके, और इनके रिक्वेस्ट में जो है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट किया जाए, और कुछ अदर रेलिवेंट रिजोल्यूशंस के साथ। यहाँ पे आपका क्लोज कोलैबोरेशंस देखने को मिलेगा सिक्योरिटी काउंसिल, जितने भी मैंडेटेड बॉडीज़ है और जितने भी यूनाइटेड नेशन सिस्टम है उनके बीच में यहाँ पे क्लोज कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। जो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल काउंटर टेररिज्म कॉम्पैक्ट जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, ये यहाँ पे देखेगी, इंप्लीमेंट करेगी, इस कॉम्पैक्ट को अच्छे से मॉनिटर भी करेगी, साथ ही साथ यहाँ पे चेयर किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस अंडर सेक्रेटरी जनरल के थ्रू, और यहाँ पे इसको रिप्लेस किया जाएगा काउंटर टेररिज्म इम्प्लीमेंटेशन टास्क फोर्स, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 2005 को। तो ये भी आपको याद रखना है। कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है CCIT, जो कि 1996 में था, और ये कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म थी, जिसमें कि टेररिज्म किसको कहते हैं ये डिफाइन किया गया था, और जो नॉर्मेटिव प्रोसेस है किस तरीके से यहाँ पे अपनी कंट्री को बचाया जाएगा, और जो टेररिस्ट है उनके एक्स्ट्राडिशंस की जाएगी, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई थी। अब ग्लोबल काउंटर टेररिज्म में जो स्ट्रैटेजी है वो है क्या, UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इनको 2006 में अडॉप्ट की थी, और ये एक यूनिक ग्लोबल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कि जितनी भी नेशनल, रीजनल और इंटरनेशनल एफर्ट्स है कि वो टेररिज्म को काउंटर कर सकेंगे, वो सारी चीज़ें इसमें इन्हांस की जाती है। UNGA जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजी को 2 साल में रिव्यू करती है, और जो 4 पिलर है ग्लोबल स्ट्रैटेजी की, उसमें पहला है कि यहाँ पे जितनी भी कंडीशंस है जिसके थ्रू टेररिज्म को फैलाया जा रहा है कंट्री में, उसको मेजर किया जाएगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि जितनी भी टेररिज्म है उनको यहाँ पे प्रिवेंट किया जाएगा। थर्ड चीज़ है यहाँ पे कि जितनी भी आपकी कैपेसिटी है और टेररिज्म को कॉम्बैक्ट करने के लिए यहाँ पे एक मेजर्स बनाया जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे स्ट्रेंथन की जाएगी जो भी आपकी यूनाइटेड नेशन सिस्टम के थ्रू यहाँ पे रिगार्ड किया गया है, यानी जो भी रोल है उसको यहाँ पे रखा जाएगा। फोर्थ है कि जितनी भी आपकी ह्यूमन राइट्स की जो भी आपकी रिस्पेक्ट है उनको इंश्योर किया जाएगा, और जितने भी रूल ऑफ लॉ है जो कि फंडामेंटल बेसिस है किसी भी फाइट का, फंडामेंटल बेसिस है, यानी हम लोग जो है टेररिस्ट के अगेंस्ट में फाइट कर सकते हैं, तो इनको भी यहाँ पे मेजर की जाएगी। तो ये 4 मेजर पिलर है यूनाइटेड नेशन का जिसके ऊपर वर्क किया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखें तो ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सिस्टम यानी UNGA, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यहाँ पे एक रिजोल्यूशंस को अडॉप्ट किया है, जिसमें कि जितनी भी आपकी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट सिस्टम है वो आपकी 2030 तक जो आपका एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो यहाँ पे पूरा किया जाएगा। अब रिजोल्यूशन क्या है ये देखते हैं। यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट असिस्टेंट फ्रेमवर्क जो है वो बेटर रिफ्लेक्ट कर रही है कंट्री की प्रायोरिटी और कंट्री की ज़रूरत, और यहाँ पे फुलफिल करेगी, प्रिपेयर करेगी, जो फुल कंसल्टेशंस होगी, एग्रीमेंट होगी, वो भी नेशनल गवर्नमेंट के साथ, और यहाँ पे एक ओपन और इंक्लूसिव डायलॉग रखा जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी होगी जिसके थ्रू जितनी भी
रीइनवाइगोरेटेड रेसिडेंट कोऑर्डिनेशन सिस्टम है ना, उसको यहाँ पे इंसेप्ट किया जाएगा, जो कि आज की डेट में प्रेजेंट है। और साथ ही जो रेसिडेंट कोऑर्डिनेशन है उनको भी फंक्शंस में रखा जाएगा यूनाइटेड नेशंस सिस्टम के अंडर में, और ये सारी कंट्रीज़ में होगा। और यहाँ पे जितने भी रेसिडेंट रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो आपके हर एक स्टेट में होगी, जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर इसको रखा गया है। साथ ही यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन प्लान होगा कि किस तरीके से यहाँ पे हाइब्रिड फंडिंग की जाएगी, जो कि आपका यूनाइटेड नेशंस के साथ होगा। यहाँ पे बजट में आपका इंक्लूड किया जाएगा, वॉलेंट्री कॉन्ट्रीब्यूशंस की जाएगी जितने भी यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट है उनके थ्रू से। यहाँ पे जो भी आपका नेशनल ओनरशिप है उस पर स्ट्रेस दिया जाएगा, साथ ही साथ फोकस की जाएगी अकाउंटेबिलिटी में भी और रिजल्ट में भी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है क्या। तो ये आपका ग्रुप है जिसमें कि 36 यूनाइटेड नेशन फंड है, प्रोग्राम है, एजेंसीज़ है, डिपार्टमेंट है, ऑफिसर्स है, जो कि एक डेवलपमेंट के लिए रोल प्ले करेगी। और यहाँ पे डिसीजन मेकिंग भी है, जो कि आपका एक UNSDG जितने भी मेंबर हैं ना इनके अंदर उन पे बेस्ड है, और ये बाइंडिंग है सारे वर्किंग मैकेनिज्म में। तो आपको याद रखना है कि कौन सी चीज़ यहाँ पे बाइंडिंग है, कौन सी नहीं है, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस में आपका बाइंडिंग वहाँ की डिसीजन मेकिंग है या नहीं। कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहोगे, जो पैसिफिक आइलैंड फोरम है वो भी यहाँ पे अप्रूवल दे दी है कि एक परमानेंट ऑब्जर्वर ऑफिसर होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में, और वो जेनेवा में होना चाहिए। तो जो पैसिफिक आइलैंड फोरम है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम है कि जो भी आपका कॉर्पोरेशंस है उसको इन्हांस किया जाएगा कंट्रीज़ और पैसिफिक ओशंस के टेररिस्ट के बीच में। ओके, साथ ही साथ ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था 1971 में, और इसमें जितने भी मेंबर गवर्नमेंट है वो उनके सपोर्ट से यहाँ पे काम किया जाएगा। और इकोनॉमिक और सोशल विंग जो वहाँ के लोगों है, यानी जो साउथ पैसिफिक के लोग हैं, उनको यहाँ पे इकोनॉमिक और सोशल वेलबिंग के साथ उन्हें इन्हांस भी किया जाएगा। जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन की है वो यहाँ पे अप्रूव करती है 2 न्यू डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए। पहला है आपका DMSPC, दूसरा है DOS, यानी आपका पहली है कि डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी पॉलिसी एंड कंप्लाइंस, और दूसरी है डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट। ओके, तो ये दोनों जो आपका डिपार्टमेंट है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा यहाँ पे अप्रूव किया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पे 7 जो गढ़वाल राइफल्स है इन्फेंट्री बैटालियन ग्रुप्स, वो यहाँ पे अवार्ड की गई है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, और उनको यहाँ पे मेडल दिया गया है सेल्फलेस सर्विस के लिए, जो कि पीस कीपिंग मिशंस है साउथ सूडान में। तो साउथ सूडान इस बार न्यूज़ में बहुत ही, इसलिए आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं इस पीस कीपिंग के बारे में। यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपर्स हैं वो यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे पीस बिल्डिंग करते हैं, यानी शांति प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में। और जहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा या फिर ट्रांजिशंस होता है, कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी होती है, इसलिए उस एरिया में यहाँ पे पीस कीपिंग जो है यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स वहाँ पे पीस प्रोवाइड करते हैं। यूनाइटेड नेशंस यहाँ पे फर्स्ट पीस कीपिंग जो मिशन डिप्लॉय किए थे वो पैलेस्टीन में किए थे 1948 में, जब इजराइल पैलेस्तीन की वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट थी तब। अगर हम लोग 30 अप्रैल 2018 में देखें तो यूथोपिया जो है, उसके बाद बांग्लादेश और इंडिया यहाँ पे लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर रहे। 27% जो पीस कीपर्स है ना वो आपके इंडियन सबकॉन्टिनेंट से ही रहे। हालांकि यहाँ पे जब यूनाइटेड नेशंस का आप देखें तो यहाँ पे कोई भी मिलिट्री फोर्स नहीं है, ट्रूप्स नहीं है जो कि इस मेंबर कंट्रीज़ को प्रोवाइड कर सके। पीस कीपर्स जो आपके सोल्जर्स होते हैं ना उनको उनकी गवर्नमेंट के द्वारा पेड किया जाता है, उनके नेशनल रैंक और सैलरी स्केल के थ्रू। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होती है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशंस की, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होती है यूनाइटेड नेशंस मेंबर स्टेट की। ओके, कुछ और हम लोग रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस की 2 बॉडी होती है, एक होती है, एक आपका सिक्योरिटी काउंसिल होती है, एक जनरल असेंबली होती है। ओके, इसके पहले वाले में जो जनरल असेंबली की बात करे थे वो आपकी यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है। अब इसके बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल सिक्योरिटी काउंसिल, इसमें आपकी 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, जो कि नो इसमें 6 प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, ये आपकी 1 ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, यानी यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से भी एक ये है। जो कि इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक जनरल असेंबली हो गई, एक ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गई, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटेरिएट है। उसके साथ ही साथ आपका ये जो 6th है वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यहाँ पर आपका जितने भी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी होती है उसको यहाँ पर इंश्योर किया जाता है, न्यू मेंबर को एक्सेप्ट किया जाता है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू, और यहाँ पर जितनी भी चेंजेस है ना वो यहाँ पर अप्रूव की जाती है। यहाँ पे पावर्स भी है, जैसे कि आपका पीस कीपिंग ऑपरेशंस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, इंटरनेशनल सेक्शंस भी दी जाती है, साथ ही साथ मिलिट्री एक्शंस के लिए भी यहाँ पे ऑथराइज़ किया जाता है। ये एकमात्र ऐसी बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की जिसमें कि अथॉरिटी जो है ना वो आपका बाइंडिंग रेजोल्यूशंस होता है उनके मेंबर का स्टेट में। तो यूनाइटेड नेशंस की मेनली आप देखोगे कि जितनी भी आपकी बॉडी है ना उसमें जो भी आपका डिसीजन मेकिंग होता है वो बाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन ये एकमात्र है जो कि आपको देखने को मिलेगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कि इसकी जो भी डिसीजन होती है वो
बाइंडिंग होती है। और यहाँ पे 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं। तो 5 जो आपके परमानेंट मेंबर है वो है आपके चाइना, रसिया, फ्रांस, यूके एंड यूएस, और इनके पास कुछ स्पेशल पावर भी है जिसको पावर ऑफ वीटो कहते हैं। 10 यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं जो कि हर एक 2 साल में यहाँ पे इलेक्ट होकर आते हैं। रिसेंटली अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, डोमिनियन रिपब्लिक, जर्मनी, बेल्जियम, ये यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर के थ्रू जैसा यहाँ पे इलेक्ट होकर आए हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। तो न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि यूएस ने यहाँ से भी विड्रॉ कर लिया है, और इसके बारे में कुछ देखते हैं। एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की जो कि जितनी भी ह्यूमन राइट्स होती है ना वो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, और ये 2006 में यहाँ पे सेटअप किया गया था। जो काउंसिल है उसमें 47 मेंबर है, और ये जनरल असेंबली के थ्रू यहाँ पे ईयरली इलेक्ट होकर आते हैं। डायरेक्ट होती है, सीक्रेट बैलेट के थ्रू होती है, 3 इयर्स टर्म तक। इंडिया जो है यहाँ पे इलेक्ट किए जाते हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट से, और यहाँ पे किया गया था रिसेंटली। अभी क्या हुआ, क्यों न्यूज़ में थी, क्योंकि इंडिया यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वोट से इलेक्ट हुए थे, वो भी जनरल असेंबली के थ्रू। और मेंबर्स देखें तो वो सेलेक्ट कैसे होते हैं, तो बेसिस ऑफ इक्विटेबल जियोग्राफिकल रोटेशंस, जो कि आपका यूनाइटेड नेशंस रीजनल ग्रुपिंग सिस्टम में है, यानी जियोग्राफिकल रोटेशंस के तर्ज पर यहाँ पे आपका मेंबर को इलेक्ट किया जाता है। मेंबर्स जो है वो यहाँ पे 2 से ज़्यादा सीट्स जो है 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स यानी 3 इयर्स टर्म तक यहाँ पे उनसे ज़्यादा सीट नहीं ले सकते, ये उनके ऊपर एक लिमिट है। यानी अगर इंडिया के कोई भी मेंबर है तो वहाँ पे अगर इलेक्ट होते के आते हैं तो उनको 1 सीट मिलता है, वो भी 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए मिलेगा। यानी एक कंसेक्यूटिव आप देखोगे जो फंक्शनिंग वर्क होता है, ईयर होता है, वो 3 साल का होता है, यानी 3 साल का कर लिए, उसके बाद अगर वो इलेक्ट होकर आते तो अनदर 3 साल के लिए वो इलेक्ट होकर आएंगे, लेकिन इसके बाद वो यहाँ पे मेंबर नहीं हो सकते। तो ये यहाँ पे एक लिमिटेशन आप कह सकते हो। फिर आते हैं नेक्स्ट आईसीजे ऑन डीकोलोनाइजेशन ऑफ मॉरिशस, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है एक एडवाइजरी ओपिनियन है, और उन्होंने यहाँ पे ब्रिटेन को कहा है कि वो जो चागोस आर्किपेलॉगी है ना उसको हैंड ओवर करना चाहते हैं, और पूरी तरीके से जो कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डीकोलोनाइजेशन है वो यहाँ पे मॉरिशस का होगा। तो न्यूज़ में क्यों था ये देखते हैं। ब्रिटेन के अकॉर्डिंग क्या है कि उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी एडवाइजरी ओपिनियन, वो भी गवर्नमेंट ऑफ मॉरिशस के थ्रू, और उन्होंने यहाँ पे कहा था कि जो स्टेट है ये ऑब्लाइज नहीं है, और यहाँ पे बायलेटरल डिस्प्यूट जो सबमिट किया जा रहा है वो जुडिशियल सेटलमेंट के लिए किया जा रहा है, और उनके कंसेंट के बिना ही किया गया था। तो ये जो आईसीजे में कंप्लेन गई थी ये मॉरिशस के थ्रू ही गई थी, यहाँ पे ब्रिटेन को कुछ भी नहीं बताया गया था, इस तरीके का उनका कहना है। तो मॉरिशस जो है मेंटेन करी है ब्रिटेन की जो यूनिलैटरल डिसीजन है, जिसमें कि जो राइट ऑफ रिटर्न है, यानी जितने भी अफ्रीकन ट्राइब्स हैं उनको रिटर्न करने का जो डिसीजन है उनको ब्रिटेन मॉरिशस जो है आज भी मान रही है। और ये जो लीज़ है ना, यानी यूएस बेस की जो डिएगो गार्सिया का जो लीज़ है वो भी यहाँ पे है, और एक चागोस आइलैंड है जो कि ब्रिटेन ने हथिया लिया है, और इसके साथ ही वो इंटरनेशनल लॉ का भी ब्रीच कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये तो न्यूज़ में थी, लेकिन इसके पीछे जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसके बारे में समझते हैं। ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जो कि 1945 में ही इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और एक परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस के साथ ही, जिसको कि आपका इस्टेब्लिश किया गया था लीग ऑफ नेशन के तहत। जो कोर्ट है इसमें 2 टाइप की केसेस होती है, एक होती है कंटेंटियस केसेस, एक होती है एडवाइजरी प्रोसीडिंग। तो जितने भी लीगल डिस्प्यूट होते हैं 2 स्टेट्स के बीच में वो यहाँ पे आते हैं, यानी कंटेंटियस जो केसेस होती है, यानी लीगल अगर 2 स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो गई तो वो यहाँ पे आते हैं। ओनली स्टेट यानी स्टेट मेंबर जो यूनाइटेड नेशन के हैं, और कुछ अदर स्टेट जो कि यहाँ पे पार्टीज़ बनने वाले हैं, तो वो सब यहाँ पे आते हैं, और वो यहाँ पे कंटेंटियस जो केसेस है ना उनके अंदर वो अपनी कंप्लेन को दर्ज कराते हैं। सेकंड क्या है कि एडवाइजरी प्रोसीडिंग होती है, यानी एडवाइजरी ओपिनियन लिया जाता है किसी भी लीगल क्वेश्चंस में। जो इस बार अभी आप देख रहे हो मॉरिशस ने जो किया है वो एडवाइजरी ओपिनियन के थ्रू ही किया है, कि वो एक रिक्वेस्ट कर रहे थे आईसीजेज में कि उनकी जो आइलैंड है ना आर्कियोपेलागो, तो वो उनको मिल जाए। तो ये 2 प्रोसेस है आईसीजे में, लेकिन आईसीजे में कोई इंडिविजुअल जाके नहीं कुछ भी कह सकते, कोई भी एनजीओ कोई भी प्राइवेट ग्रुप जो है यहाँ पे कुछ भी जाके नहीं कर सकते, और आईसीजे के पास ऐसा कोई भी पावर नहीं है, वो कोई भी जुरिस्डिक्शंस इन लोगों के साथ नहीं दे सकती है। यहाँ पे 15 जजेस होती है जो कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इलेक्ट की जाती है, और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, और वो 9 ईयर्स टर्म तक यानी 9 साल तक होते हैं 15 जजेस का। 5 जज जो है हर एक 3 साल में वो रिटायर होते रहते, इलेक्ट होते रहते हैं। ओके, हर एक 3 साल में 5 जज यहाँ पे आपके इलेक्ट होते रहते हैं। इनकी हेड क्वार्टर आप देखोगे तो हैग में है जो कि नीदरलैंड, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है आईसीजे का, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे ओनली 1 ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है, ये भी आपका जो कि यूनाइटेड नेशन की है, लेकिन न्यूयॉर्क में ये लोकेटेड नहीं है। जितनी भी आपकी यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गन है सब न्यूयॉर्क में है, लेकिन ये जो आपकी आईसीजे है ना ये आपकी नीदरलैंड में लोकेटेड है। ओके, कुछ और न्यूज़ देखते हैं, जैसे कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट
अगालिगा प्रोजेक्ट में, ये भी आपका मॉरिशस में ही था। MOU जो है वो प्रोजेक्ट का वो साइन किया गया था 2015 में, जब प्राइम मिनिस्टर विजिट किए थे। इंडिया की एग्रीमेंट थी और यहाँ पे एग्री भी हुए थे, जो कि $87 मिलियन यहाँ पे दिया गया था एयरपोर्ट टर्मिनल को बनाने के लिए और रनवे को एक्सटेंड करने के लिए। अगालिगा जो आर्किपेलागी है, यहाँ पे 2 स्पार्सली पॉपुलेटेड आइलैंड है, जो कि आपकी मॉरिशस की नॉर्थ में यहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, अगालिगा आर्किपेलागो, तो इसकी भी आपको लोकेशंस याद होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं ब्रिक्स पे। तो रिसेंटली अभी 8 समिट हुई थी ब्रिक्स की, जो कि जोहान्सबर्ग में हुई थी साउथ अफ्रीका में, और इसकी थीम क्या थी? ब्रिक्स इन अफ्रीका, कोलैबोरेशंस फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन द 4th इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशंस। तो अब कुछ जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशंस के बारे में समझते हैं। यहाँ पे 4th इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशंस की क्या इंपॉर्टेंस है, यानी यहाँ पे जो ब्रिक्स की इस्टेब्लिशमेंट थी ना, वो आपका पार्टनरशिप किया गया है न्यू इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशंस के साथ, जिसको पार्ट नीर भी कह रहे हैं। तो याद रखना है कि ये ब्रिक्स से रिलेटेड है। ब्रिक्स जो है वो अफ्रीका और ब्रिक्स प्लस फॉर्मेट, ये क्या है? ब्रिक्स आउटरीच टू अफ्रीका एंड ब्रिक्स प्लस फॉर्मेट। ब्रिक्स प्लस फॉर्मेट जो है वो आपका ज़ियामिन समिट 2017 में किया गया था, जिसमें कि एक न्यू कंट्री यानी डिफरेंट रीजन से यहाँ पे आई थी, और वो जोहान्सबर्ग समिट में भी ये हुई थी। अब ब्रिक्स के बारे में समझते हैं। ऑफिशियली ये 2006 में आई थी और यहाँ पे 4 इमर्जिंग इकोनॉमिक्स थी, जो कि ब्राज़ील, रशिया और इंडिया और चाइना थी। पहले इसको ब्रिक कहा जाता था 2006 में, फिर साउथ अफ्रीका आके जुड़ गई तो इसको ब्रिक्स कहा गया, और साउथ अफ्रीका यहाँ की 5th मेंबर है, जो कि 2010 में जुटी थी। अगर 6th ब्रिक समिट की बात करें, जो कि फोर्टालिज़ा में हुई थी, तो यहाँ पे क्या एग्रीमेंट साइन हुई थी? यहाँ पे एग्रीमेंट हुई थी कि एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनेगा, जिसमें कि 100 बिलियन कॉर्पस होंगे, यानी जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको कौन चलाती है? ब्रिक्स चलाती है। यहाँ पे आपका एक सेटअप हुआ था ब्रिक्स की कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट, जो कि इनिशियल साइज उसकी $100 बिलियन थी, और ये जितनी भी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी डिमांड थी ना ब्रिक्स कंट्रीज़ में, उनको ये टैकल करती थी। ओके, और टैकल करती थी क्या? टैकल करती है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं SCO, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में रही है, तो क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये भी देखते हैं। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट अभी कहाँ हुआ था? तो चाइना में हुआ था, और इसमें क्या क्या बातें हुई ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपका निकल के आया किंगडाओ डिक्लेरेशन। इंडिया यहाँ पे रिफ्यूज़ कर दी कि जो भी आपका चाइनीज़ का बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उनको यहाँ पे इंडोर्स नहीं करेगी चाइना, इंडिया इंडोर्स नहीं करेगी, और इंडिया यहाँ पे सिक्योर स्ट्रैटेजी रखी है, जिसके थ्रू जो भी कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी है ये SCO रीजन में वो सिक्योर रहेगी। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखते हैं। ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 2001 में फॉर्म्ड हुई थी। इसके हेड क्वार्टर बेइजिंग में है। यहाँ पे इसकी ओरिजिन और प्रेसिडेसर्स की बात करें तो यहाँ पे संघाई की 5 आपको कंट्रीज़ देखने को मिलेगा जब ये स्टार्ट हुई थी। चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ, और वो भी 1996 में। तो 5 कंट्रीज़ ने मिलकर इसका ओरिजिनेशंस किया था। यहाँ पे जो फिलॉसफी है उसको संघाई स्पिरिट कहते हैं, जिसमें कि हारमनी बना के रखना है जितने भी कंट्रीज़ है, और यहाँ पे कल्चर को एक्सचेंज किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है। साथ ही यहाँ पे इंटरनल अफेयर्स जो एक दूसरे की होती है वो भी यहाँ पे इंटरफेयर नहीं किया जाता है। SCO में आज के डेट में अगर आप देखोगे तो 8 मेंबर स्टेट है, जिसमें कि इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिज़ रिपब्लिक और पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है, यानी इंडिया और पाकिस्तान इसमें भी एक साथ मेंबर बने हैं। 2018 की जो मीटिंग हुई थी, इंडिया को फर्स्ट पार्टिसिपेशन दिया गया था इस समिट में, वो भी फुल टाइम मेंबर के लिए। इंडिया के साथ साथ यहाँ पाकिस्तान को भी यहाँ पे फुल टाइम मेंबर दिया गया था, जो कि अस्ताना समिट थी, कजाकिस्तान में हुई थी, वो भी 2017 में। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके साथ ही यहाँ पे 4 ऑब्जर्वर स्टेट भी है और 6 डायलॉग पार्टनर है। कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखेंगे। जो रैट्स है यानी रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था SCO में, वो भी 2002 में। यहाँ पे जितने भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ होते हैं उनको काउंटर किया जाएगा, और मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी कलेक्ट की जाएगी सिक्योरिटी के साथ। साथ ही इसकी एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ अगर रैट्स की देखें तो ये परमानेंट बॉडी है, और ये आपका बेस्ड है टाशकंद में। एक्सरसाइज अगर SCO पीस मिशन देखिए 2018 में हुआ था, तो ये बाइनियली है, और यहाँ पे SCO मेंबर स्टेट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। ये फर्स्ट टाइम था जब इंडिया यहाँ पे पार्टिसिपेट की थी इस मिशन में, और जो एक्सरसाइज है ये एक पूरी अपॉर्चुनिटीज़ देती है इंडिया और पाकिस्तान को कि वो एक साथ आकर यूनाइटेड नेशंस के बाहर जो है वो ऑपरेट कर सके। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये है ओपेक। ओपेक मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, यानी जितनी कंट्री पेट्रोल को एक्सपोर्ट करती है वो सारी कंट्री इस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं। तो इंडिया जो है वो चाइना के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, और वो भी आसियान कंट्रीज़ के साथ, जिसमें कि वो अपनी वॉइस को जो है ना आसियान प्रीमियर के अगेंस्ट में वो रेज़ कर रही थी, जिसके थ्रू वो ओपेक के थ्रू उनको चार्ज किया जा रहा था। तो ये आसियान प्रीमियर है क्या? ये एक्स्ट्रा चार्ज है जो कि आपका ओपेक कंट्रीज़ के द्वारा लगाया जाता है एशियन कंट्रीज़ में, जब वो
ऑयल को बेचते हैं, यानी जितने भी ओपेक कंट्रीज़ है वो जब ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं और एशियन कंट्रीज़ में आती है तो वो एशियन कंट्रीज से एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पे लेती है, वही है एशियन प्रीमियम। यानी आप देखते हो कि प्रीमियम पैक अगर आप क्या कहते हैं रिचार्ज करते हो, जब आपका कोई भी डीटीएच अगर आप लेते हो तो प्रीमियम सबसे महंगी होती है। ओके, तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा महंगा चार्ज किया जा रहा है। ये जो रूट्स है ना, ये आपका इस्टेब्लिशमेंट है मार्केट ओरिएंटेड क्रूड प्राइसिंग का, जो कि 1986 से चलता आ रहा है। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है ग्लोबल मार्केट में, जो कि जितनी भी ऑयल जो प्रोड्यूस होती है ना इस जोग्राफीज़ में, उसकी कॉस्ट को यहाँ पे बनाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट है ब्रेंट, यानी लाइट स्वीट ऑयल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूरोपियन मार्केट। सेकंड है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, जो कि यूएस की मार्केट है। और थर्ड है दुबई और ओमान की मिडिल ईस्ट और एशियन मार्केट। तो ये 3 मार्केट है जो कि ऑयल एक्सपोर्ट करती है। यूएस और यूरोप की बात करें तो उनको काफ़ी एडवांटेज है, क्योंकि ये जो मार्केट है प्राइस है ये उनके फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर ही बेस्ड होती है। अगर यहाँ पे प्राइस चार्ज की बात करें जो एशियन कंट्री से किया जा रहा है, तो अभी भी $1-2 हायर है जो कि यूरोपियन कंट्री से और यूएस से की जाती है। तो एशियन कंट्री से ज़्यादा चार्ज किया जाता है एज़ कंपैरिजन टू यूएस एंड यूरोपियन कंट्री। ओके, अब कुछ इस जो करेंट अफेयर्स की बातें हैं उनसे बाहर आकर हम लोग बेसिक देखते हैं। ओपेक है क्या? ओपेक जो है आपका इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोऑर्डिनेट जितनी भी पेट्रोलियम पॉलिसीज़ हैं उनको यूनिफाई करनी है, कोऑर्डिनेट करनी है मेंबर कंट्रीज़ के बीच में। और यहाँ पे जो भी फेयर और स्टेबल प्राइसेस होगी पेट्रोलियम प्रोड्यूसर्स की, उनको सिक्योर रखना है और इकॉनमी भी यहाँ पे रेगुलेट करना है। यही सारी चीज़ें हैं। साथ ही यहाँ पे इनकी हेडक्वार्टर आप देखोगे तो ऑस्ट्रिया में है, वीना। और इनको सेटअप किया गया था 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस की तरफ। और इनमें कौन कौन सी कंट्री थी जब इसको सेटअप किया जा रहा था? तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया, वेनेजुएला इनकी फाउंडिंग मेंबर थी। यहाँ पे आप देखोगे तो 44% जो ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है उनका ये एस्टिमेट करती है, और 81.5% जो आपका वर्ल्ड का प्रूवन ऑयल रिजर्व्स यहीं पे है, ओपेक कंट्रीज़ के पास है। तो ओपेक कंट्रीज़ कौन कौन सी इस मैप में आप आराम से देख सकते हो। ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में 2 कंट्री है, वेनेजुएला है, इक्वेडोर है। अगर आप अफ्रीका की बात करोगे तो यहाँ पे अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, इक्वेटोरियल गिनी है, गैबॉन है, एंगोला है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, लीबिया है। और यहाँ पे अगर आप वेस्ट एशिया में आओगे तो ईरान है, कुवैत है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है। ओके, तो ये सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है और ओपेक की मेंबर है। ओके, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी तो न्यूज़ में क्यों थी? क्योंकि इंडिया ने डिसाइड किया है कि वो 4 मोर रिएक्टर रखेंगे, वो भी IAEA सेफगार्ड के लिए, जहाँ पे टोटल जो है 26 आपका इंडियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, जो कि इस इंटरनेशनल न्यूक्लियर एनर्जी वॉचडॉग के अंदर रखा गया है। तो अब इसके बारे में समझते हैं कि ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ल्ड की सेंट्रल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है, जिसमें कि जितनी भी न्यूक्लियर फील्ड होती है ना उनके ऑपरेशंस को ये टेक्निकली और साइंटिफिकली ये कॉपरेट करते हैं, उनके कॉपरेशंस को। तो ये एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि आपका यूनाइटेड नेशन सिस्टम के अंडर में है, और इसको 1957 में सेटअप किया गया था। और इनकी खुद की एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको कि IAEA स्टैचू दिया गया है। IAEA जो है वो रिपोर्ट करती है दोनों को, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को और सिक्योरिटी काउंसिल को भी। यहाँ पे जो वर्क है ना वो सेफ्टी होती है, सिक्योर होती है, पीसफुल होती है, जितने भी न्यूक्लियर साइंस और टेक्नोलॉजी के यूज़र्स हैं। ओके, इनके यूज़र्स को वो सेफ रखती है, सिक्योर रखती है। साथ ही अगर इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो ऑस्ट्रिया में है, इंडिया इसकी मेंबर है। लेकिन इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है? जितनी भी न्यूक्लियर वेपन की यहाँ पे स्प्रेड हो रही है, यहाँ पे जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है ना उनके मिसयूज़ को यहाँ पे डिटेक्ट करना है। 2009 की बात करें तो एक एग्रीमेंट हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और IAEA के बीच में कि यहाँ पे जितनी भी सिविलियन जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है ना उनके सेफगार्ड के लिए यहाँ पे साइन किया गया था। 2014 में इंडिया यहाँ पे रेटिफाइड की थी एडिशनल प्रोटोकॉल, जो कि आपका इस कमिटमेंट के यानी US इंडिया जो न्यूक्लियर डील थी उस कमिटमेंट के अंडर ही में था, कि वो यहाँ पे साइन की थी कि वो सेफगार्ड प्रोवाइड करेगी। सेफगार्ड एग्रीमेंट भी होता है कि यहाँ पे किसी भी तरीके का क्षति नहीं होगा, और जो भी हम न्यूक्लियर प्रैक्टिस करेंगे वो हमारे किसी को हार्म करने के लिए नहीं होगा, कोई भी मिसयूज़ करने के लिए नहीं होगा। ये जो एडिशनल प्रोटोकॉल है एक इंपॉर्टेंट टूल है आपका IAEA का, और ये आपके जितने भी सेफगार्ड एग्रीमेंट है उनके प्रोविजंस के ही है। ओके, अब आते हैं AIIB। तो ये है आपके एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके, तो 3rd एनुअल मीटिंग अभी हुई थी AIIB का, और ये आपका मुंबई में हुआ था, जहाँ पे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर फोरम को यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जिसमें कि कनेक्टिंग जो भी कनेक्शन है उसको बनाया जाएगा और बिजनेस डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी की जाएगी जितनी भी आपकी पार्टिसिपेंट है यहाँ पे, यानी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होंगे या फिनेंशियर होंगे, गवर्नमेंट होंगे, उन सबके बीच में। अब इस AIIB के बारे में समझते हैं कि किस तरीके की बैंक है। ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, जिसका मिशन है कि जितनी भी सोशल और इकोनॉमिक आउटकम्स है एशिया में और उनके बाहर, उनको इम्प्रूव करना है।
ये आपका इस्टेब्लिश हुआ था 2015 में, और लेकिन ये ऑपरेशन स्टार्ट की थी 2016 में। इसकी हेडक्वार्टर आपकी चाइना में है, बीजिंग में, और यहाँ पे करेंटली आप देखोगे तो 93 अप्रूव मेंबर है। इंडिया इसकी फाउंडिंग मेंबर है AIIB की, और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी है, और इसमें 7.5% वोटिंग शेयर भी है। और चाइना की बात करें तो 26.06% है, जो कि लार्जेस्ट है। चाइना के बाद सबसे सेकंड अगर आप लार्जेस्ट शेयर होल्डर की बात करोगे तो इंडिया ही है। आज की बात करें तो यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट का प्रपोज किया गया है जो कि USD $200 मिलियन का है, जो कि आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में किया जाएगा। इसके साथ ही अब ADB के बारे में समझ लेते हैं। AIIB की समझ लिए तो ADB भी देख लेते हैं कि रिसेंटली न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि ADB ने अभी यहाँ पे लॉन्ग टर्म कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी रिलीज़ की है, जो कि है स्ट्रैटेजी 2030। तो ये स्ट्रैटेजी है क्या? ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो कि ADB की है। यहाँ पे सेटअप किया जाएगा, और जितनी भी विजन्स है, यानी यहाँ पे जो एशियन कंट्री को जो भी ज़रूरत है और पैसिफिक कंट्री को जो भी ज़रूरत है, उनकी विजन्स को तैयार किया जाएगा और उनको फुलफ़िल करने की सोची जाएगी। जो भी सोशल डायमेंशन है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप अर्लियर देखोगे 2020 स्ट्रैटेजी थी, लेकिन स्ट्रैटेजी 2030 डॉक्यूमेंट जो है ये आपका इम्फेसिस करेगी ह्यूमन और सोशल फैक्टर पर। साथ ही साथ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंक्लूड होगी, प्राइवेट सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाएगा। उसके साथ ही अगर हम लोग देखें तो रीजनल और कंट्री स्पेसिफिक अप्रोच भी होगी। ADB जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है डिफरेंट अप्रोच के साथ, जो कि बहुत सारे मेंबर नेशंस के साथ किया गया है। कुछ ADB के बारे में समझते हैं। इसकी फाउंडेशंस आपका 1966 में हुई थी, और आज की डेट में 67 मेंबर है, जिसमें कि 48 जो है एशियन रीजन्स के हैं। इंडिया इसकी भी फाउंडिंग मेंबर रही है, और इसकी ऑपरेशंस कंट्री में ही होती है, और ये आपका स्टार्ट हुआ था 1986 में। इंडिया को इसमें बोरोविंग मेंबर जैसा अडॉप्ट किया गया था, ऑप्टेड किया गया था। ओके, ADB की बात करें तो यहाँ पे आपका चाइनीज़ गवर्नर के साथ भी इसको चलाया जाता है। टॉप 5 स्टेक होल्डर्स की बात करें यहाँ पे तो आपके जापान है, US है, और उसके बाद चाइना है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे एक डायरेक्ट असिस्टेंस दी जाती है प्राइवेट इंटरप्राइजेस को, कि वो अब जितनी भी मेंबर कंट्री, डेवलपिंग मेंबर कंट्री है, उनको जो डायरेक्ट असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करे। ओके, और यहाँ पे इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं। तो लोन और इन्वेस्टमेंट के थ्रू जितने भी यहाँ पे डेवलप्ड नेशंस है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को, यहाँ पे डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज़ को यहाँ पे डायरेक्ट असिस्टेंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये ADB के अंदर ऐसी प्रोविजंस है। ओके, अब एक और बैंक है, ये भी देख लेते हैं हम लोग, यूरोपियन बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ये सब सारी बैंक एक जगह अगर डिस्कस हो जाती है तो आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। ओके, तो इंडिया जो है इसका 69 शेयर होल्डर बन गया है, यानी पार्ट हम लोग बन गए हैं इस बैंक के भी। और ये आपकी मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, जो कि 1991 में सेटअप की गई थी, जब यहाँ पे बर्लिन वॉल की फॉल हो गई थी। और यहाँ पे जितने भी आपके इमर्जिंग यूरोपियन है ना, उनको यहाँ पे जो है प्रमोट किया जाता है। इसके हेडक्वार्टर लंदन में है, और यहाँ पे 38 इमर्जिंग इकोनॉमिक जो है 3 कॉन्टिनेंट से वो इन्वेस्ट करती है। और यहाँ पे क्राइटेरिया भी सेट किया गया है। इसकी एम भी है कि ये सारी कंट्रीज़ जो है मोर कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, बेटर गवर्न करनी चाहिए, और यहाँ पे मोर इंक्लूसिव होनी चाहिए, मोर इंटीग्रेटेड, मोर रेसिलिएंट होनी चाहिए। इसकी जो मेंबर है ना, वो ऑल ओवर वर्ल्ड से है, जो कि बिगेस्ट शेयर होल्डर आपको देखने को मिलेंगे कि US है। ओके, और EBRD की बात करें तो ये डिफरेंट है आपकी EIB से, यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक से ये डिफरेंट है, जो कि ओन किया जाता है यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स के थ्रू, और यहाँ पे यूरोपियन यूनियन पॉलिसी के थ्रू इसको यूज़ भी किया जाता है। EBRD एक यूनिक है, और जितने भी डेवलपमेंट बैंक है उनमें से यूनिक है। ये आपका फाइनेंस नहीं करती है कोल पावर प्लांट को, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए ये फाइनेंस नहीं करती है। ओके, और ग्रीन इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने प्लेज भी लिया है 2020 तक। इंडिया जो है यहाँ पे शेयर होल्डिंग है EBRD में, और यहाँ पे अभी EBRD की फाइनेंसिंग को वो रेसिपिएंट के लिए अभी एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल होने के लिए, यानी फंडिंग लेने के लिए, एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे लोकेटेड होना चाहिए EBRD कंट्री के ऑपरेशंस में, यानी जो EBRD की कंट्री है उनमें आपकी एक प्रोजेक्ट होनी चाहिए। ओके, इंडिया में नहीं होनी चाहिए। तो इंडिया अगर यहाँ पे कोई भी EBRD की कंट्री में अगर वो यहाँ पे लोकेट कर पाती है, तभी वो फंडिंग ले सकेगी। तो ये सारी बात रही EBRD के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे IBSA, लेकिन अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। आज यहीं पे स्टॉप करती हूँ। सो गाइस, अगर आपको ये अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपको फिर भी कोई डाउट, क्वेरीज और सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।